Hello friends, I am Nikhil Batra. Topic of this video is synthesis of diazepam or Valium. Dear friends, this synthesis is very much important from examination point of view. In this video, I am going to talk about the category of diazepam, therapeutic uses, mode of action, structure and IUPAC name, and finally I will discuss the synthesis of diazepam. Dear friends, if you like this video, share it with your friends, subscribe my channel and hit the bell icon to get the notifications of latestly uploaded videos. तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं डाइजेपाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, डाइजेपाम बिलोंग करती है फार्माकोलॉजिकली सीडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी से, केमिकली बिलोंग करती है बेंजोडाइजेपिन्स से। बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो बेंजोडाइजेपिन का फील्ड है ये ओपन हुआ था विद द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड और साथ ही साथ जब इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुई। क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड को मार्केटेड किया गया 1960 में एज ए लिब्रियम और ये एज ए सेफ और इफेक्टिव एंजियोलाइटिक ड्रग की तरह काम में ली जाने लगी। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड और लिब्रियम ये सेम ही है। आगे फर्दर क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड की स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए जिससे डाइजेपाम ड्रग डिस्कवर हुई, जो कि एक पोटेंट ड्रग है। डाइजेपाम को वैलियम के नाम से भी जाना जाता है और जो डाइजेपाम है ये 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है इन कंपैरिजन टू क्लोरोडाइजेप ऑक्साइड। बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ डाइजेपाम के बारे में। डाइजेपाम को एज ए सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग की तरह काम में लिया जाता है। सीडेशन या हिप्नोसिस प्रोड्यूस करने के लिए डिपेंड करता है डोज पर। सेकेंड यूज होगा इसको एज ए एंटी कन्वल्जेंट ड्रग या कह सकते हैं एंटी सीजर ड्रग या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की तरह काम में लिया जाता है। और पर्पस क्या है, जो स्टेटस एपिलेप्टिकस वाली कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो सीजर्स हैं वो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम तक आते रहते हैं और इन मल्टीपल सीजर्स के बीच में इनसफिशिएंट टाइम होता है रिकवरी के लिए। थर्ड यूज़ की बात करते हैं। डाइजेपाम को एज ए एंटी एंग्जाइटी ड्रग या एंजियोलिटिक ड्रग या एंटी पैनिक ड्रग या फिर कह सकते हैं माइनर ट्रैंक्युलाइजर की तरह काम में लिया जाता है, कामनेस प्रोड्यूस करने के लिए या कह सकते हैं एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। इसका नेक्स्ट यूज होगा एज ए एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह या कह सकते हैं मेजर ट्रैंक्युलाइजर की तरह काम में लेते हैं मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, या कहा जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोसिस लाइक शाइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इसे काम में लेते हैं। प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के केस में भी डाइजेपाम को काम में लिया जाता है जिससे कि जो एनास्थीसिया प्रोड्यूस किया जाना है वो ज़्यादा सेफ और प्लीजेंट हो जाए। साथ ही साथ इसको एनास्थीसिया इंड्यूस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और सप्लीमेंट करने के लिए भी काम में लेते हैं। और इसका लास्ट यूज होगा पार्किंसंस डिजीज में भी काम में लिया जाएगा एज एंटी स्पास्टिक ड्रग या कह सकते हैं स्पाज्मोलाइटिक ड्रग या स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के लिए, जिससे कि पार्किंसंस डिजीज में जो ट्रिमर्स आ रहे हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइजेपाम के बारे में। डाइजेपाम बाइंड होती है गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स के साथ में थ्रू बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रेजेंट होता है लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस में। इस बाइंडिंग का जो रिजल्ट है वो हमें क्या देखने को मिलता है, गाबा का इनिबिटरी एक्शन पोटेंशिएट हो जाता है। ये कैसे पोटेंशिएट होता है, तो जो क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और जो क्लोराइड आयंस हैं उनका फ्लो होता है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स में और ये रेस्पॉन्सिबल होता है गाबा इंड्यूस्ड मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन के लिए।
और अल्टीमेटली न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज होती है, या हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं फायरिंग रेट ऑफ न्यूरॉन्स डिक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली कामनेस प्रोड्यूस होगी, या कहेंगे सीडेशन या हिप्नोसिस प्रोड्यूस हो जाता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर और IUPAC नेम के बारे में। जैसा कि हमने बात की, डाइजेपाम जो ड्रग है ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, और आप स्ट्रक्चर में देखें, इसकी स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है जो डाइएजेपिन रिंग के साथ में फ्यूज हो रखी है। इसको डाइएजेपिन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये 7 मेंबर्ड रिंग है। 7 मेंबर्ड रिंग के लिए सफिक्स काम में लेते हैं इपीन। डाई मीन्स 2 और एजा मीन्स नाइट्रोजन। तो 7 मेंबर्ड रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो वो है डाइएजेपिन रिंग, और 5th पोजीशन पर फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। IUPAC नेम के बारे में बात करते हैं, और इसके लिए हमें कुछ सब्सटीट्यूएंट्स की भी बात करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये 1st पोजीशन है, इस पर मिथाइल सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है। 2nd पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो रखा है। 5th पोजीशन पे हमने बात की फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, और 7th पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये जो डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स हैं इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके अलावा इसमें हमें क्या करना है, जो बेंजीन रिंग और डाइएजेपिन रिंग है इनको कंबाइंडली मेंशन करना है। तो उसके लिए वर्ड हम काम में लेंगे बेंजोडाइएजेपिन, जिसकी 2nd पोजीशन पर कीटोन है। तो हमें ई को रिमूव करके 2 ऑन सफिक्स लगा देना है। तो ये हो गया बेंजोडाइएजेपिन 2 ऑन। लेकिन यहाँ 1 और 4 भी लगा हुआ है। ये जो 1 और 4 है ये नाइट्रोजन की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, IUPAC नेम को हम बात करते हैं। 7th पोजीशन पर क्लोरो, अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। 7th पोजीशन पर क्लोरो, 1,3 डाइहाइड्रो की बात अभी हम करेंगे। 1st पोजीशन पर मिथाइल है। 5th पोजीशन पर फिनाइल आ गया, और ये 2H, H को इटैलिक में मेंशन किया हुआ है, इसकी बात अभी हमें करनी है। और 1,4 बेंजोडाइएजेपिन 2 ऑन। तो जो 2 पार्ट हमें डिस्कस करने हैं कि ये 1,3 डाइहाइड्रो और ये 2H वाला कंपोनेंट क्यों मेंशन किया हुआ है IUPAC नेम में, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ और पार्ट डिस्कस करना होगा जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, इसका नाम है 1,4 डाइएजेपेन। ये 7 मेंबर्ड रिंग है। 1st और 4th पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो डाई एज अ वर्ड आया। सैचुरेटेड रिंग है तो इपेन सफिक्स लगा दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, और इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही हम इससे इस 2nd स्ट्रक्चर पर आते हैं तो चेंज हमने क्या किया है, जो 4th और 5th पोजीशन है इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। इट मीन्स यहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और ये जो अनसैचुरेशन किया है ये पार्शियल अनसैचुरेशन है। तो अब हमें कुछ एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग पोजीशंस पर जहाँ जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको भी इंडिकेट करना है। तो देखिए, जो 1st पोजीशन है इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसे 1H से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 2nd, 3rd, 6th और 7th पोजीशन पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो 4 पोजीशन है, 2, 3, 6, 7। तो नाम दे दिया 2, 3, 6, 7 टेट्राहाइड्रो 1H 1,4 डाइएजेपिन। तो यहाँ पे इपीन सफिक्स आया, 7 मेंबर्ड रिंग और अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, 2nd से 3rd स्ट्रक्चर में आने पे क्या चेंज हुआ, एक बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिया है। तो नाम किस तरह से मेंशन कर रहे हैं, 1,4 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बेंजोडाइएजेपिन है। अब 2nd और 3rd पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको मेंशन किया 2,3 डाइहाइड्रो। और इस 1st पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है इस पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको 1H से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चेंज हमें और करना है, 2nd पोजीशन पर कीटोन लगा दिया।
इस कंडीशन में जो IUPAC नेम मेंशन करना है तो उसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको तो हमने रिप्रेजेंट किया 1,3 डाईहाइड्रो से, लेकिन अगर हम ये कीटोन नहीं लगाते तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उस हाइड्रोजन को हमें 2H से इंडिकेट करना है। सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन जो है उसको इंडिकेट किया हुआ है, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट है उसमें हमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिंपली सेकंड पोजीशन पर ऑन सफिक्स लगा देना है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है तो अब देखिए IUPAC नेम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइजेपाम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग मटेरियल हम क्या ले रहे हैं, वो है 4-क्लोरोएनिलीन। एनिलीन के ऊपर फोर्थ पोजीशन पर क्लोरीन अटैच किया हुआ है और बेंजोइल क्लोराइड काम में लिया हुआ है, C6H5COCl। इन दोनों की रिएक्शन करानी है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है या आप कह सकते हैं बेंजोइलेशन होता है, और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो ये पोजीशन है यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है और ये HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो अल्टीमेटली C6H5CO मतलब बेंजोइल जो मोइटी है वो इस पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, इसमें हमें कराना है एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन के लिए क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड काम में लिया जाएगा। तो जब इस इंटरमीडिएट का एसिटाइलेशन कराते हैं तो हमें नेक्स्ट इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, और इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि जो क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड का ये जो क्लोरो ग्रुप है ये इस पोजीशन पर आकर अटैच हो गया है। इट मीन्स हुआ क्या, इस क्लोरीन ने एमिनो ग्रुप के एक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लिया और HCl की फॉर्म में रिमूव हो गया, और रिमेनिंग जो कंपोनेंट है इट मीन्स COCH2Cl वो इस एमिनो ग्रुप के ऊपर आके अटैच हो गया है, तो हमें ये इंटरमीडिएट मिल गया। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। जो हमारा भी इंटरमीडिएट बना है उसको थर्ड स्टेप में जाना है और इस स्टेप में साइक्लाइजेशन कराया जाएगा। इट मीन्स किसको काम में लेते हुए, अमोनिया को काम में लेना है, और इस रिएक्शन में जो ये अमोनिया है इसके 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और ये आपको इंटरमीडिएट मिलता है। चाहे तो इसका IUPAC नेम मेंशन करें या फिर इसको नाम दिया जा सकता है नॉरडाइजेपाम। नॉर का मतलब नहीं है, क्या नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसको नाम दिया नॉरडाइजेपाम। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात की मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स मिथाइलेशन कराना है। मिथाइलेशन कराया जाएगा मिथाइल आयोडाइड की हेल्प से। DMF रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन में और अल्टीमेटली सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। बात करते हैं डाइजेपाम के सिंथेसिस की समरी के बारे में। तो हमें ध्यान क्या रखना है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया, 4-क्लोरोएनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप होगा बेंजोइलेशन कराया जाए जिंक क्लोराइड काम में लेके। सेकंड स्टेप होगा एसिटाइलेशन कराना है, क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड काम में लेना है। थर्ड स्टेप में साइक्लाइजेशन कराया, अमोनिया को काम में लिया, और फाइनली फोर्थ स्टेप में मिथाइलेशन कराना है यूजिंग मिथाइल आयोडाइड। थैंक्स दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।